देखो इधर बच्चों, अब हम देखेंगे आज जो हमें पढ़ना है वो धातु कर्मकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। धातु कर्मकी का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, उसके ऊष्मागतिकी सिद्धांत है। वास्तव में ऊष्मागतिकी सिद्धांत जो प्रॉपर रूप में वो फर्स्ट ईयर में चलता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे गिब्स ऊर्जा के बारे में, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया है कि किसी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच जो है ये क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन। ये क्या होता है अभी आपको बताएंगे। इसके बाद डेल्टा एस, इसे बोलते हैं डेल्टा एस जो है ये है एंट्रोपी में परिवर्तन। क्या ये, एंट्रोपी। डेल्टा एस जो है एंट्रोपी में परिवर्तन है, डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी में परिवर्तन है। आगे इसके बाद डेल्टा जी को हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 टर्म आपको मिले, एक डेल्टा जी, एक डेल्टा एच, एक डेल्टा एस। डेल्टा जी है गिब्स ऊर्जा, डेल्टा एच जो है एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा एस जो है एंट्रोपी में परिवर्तन है। क्लियर। तो अब जैसे कोई चीज़ है ये पे समझ लो आप लोग बच्चों, जैसे हमने अभी आपको इसमें कई प्रक्रम कराए धातु के निष्कर्षण में, हमने आपको कई प्रक्रम करा करके आपको बताया है। जैसे कि पहला हमने आपको बताया था धातु को पहले कूटा जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है ना। निष्कर्षण में कौन कौन सी विधियाँ थीं आपको याद होगा, 5 विधियाँ थीं उसकी, है ना। ठीक है, उन 5 विधियों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली कौन सी विधि थी, हाथ के द्वारा साफ करते थे, फिर क्या करते थे, गुरुत्वीय पृथक्करण, फिर उसके बाद कौन सी थी, फेन प्लवन और चुंबकीय पृथक्करण। और ठीक इन सभी विधियों में अगर आप देखोगे तो कहीं आपको आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्म करने की कहीं ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। समझना ध्यान से, इन सभी विधियों में जब हम सांद्रित करते हैं अयस्क को, क्या तुमने अयस्क के सांद्रण के दौरान उस अयस्क को कहीं गर्म किया था क्या, किसी भी विधि में उसको तुमने गर्म नहीं किया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई भी अगर चीज़ है तो उस चीज़ को अगर आप जब गर्म करोगे तो उस चीज़ का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा कि नहीं। तो जो किसी चीज़ का, किसी के पास जो निहित ऊर्जा होती है, मान लो ये मार्कर है, इसके पास भी एक निहित ऊर्जा है, तो टोटल एनर्जी जो होती है वही टोटल एनर्जी जो होती है उसकी डेल्टा एच होती है। ये क्या डेल्टा एच है, टोटल एनर्जी जो हम उसकी मान लेते हैं वो डेल्टा एच है, एंथैल्पी है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर हम क्या करेंगे, इस मार्कर को हम आग से जलाना चालू कर देंगे तो इसकी डेल्टा एच में परिवर्तन आएगा कि नहीं, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी इसमें डेल्टा एच में परिवर्तन आएगा। तो डेल्टा एच में परिवर्तन, ये डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन हम इसको कहेंगे। अगर इसी मार्कर को हम गर्म करना चालू कर दें तो इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा। क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ देखो, तो एंथैल्पी में परिवर्तन तुम समझ गए, किसी भी चीज़ के पास टोटल एनर्जी जितनी है वो उसकी एंथैल्पी है। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आएगा, जैसे उसको एनर्जी तुम दोगे तो एंथैल्पी उसकी बढ़ेगी, है ना। और अगर उसको ठंडा करोगे, जैसे तुम्हारा पानी है, पानी को ठंडा करो तो उसकी एनर्जी तुम खींच रहे हो, और जब एनर्जी खींचोगे तो एनर्जी उसकी कम होगी कि नहीं, ऊर्जा उसकी कम होगी। जब ऊर्जा कम होगी तो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो एक बात आप समझो कि जब किसी चीज़ को ऊर्जा तुम देते हो, जब किसी चीज़ को तुम ऊर्जा देते हो तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात एंथैल्पी बढ़ती है। और जब ऊर्जा उसकी खींचते हो तो एंथैल्पी घटती है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि जब तुम एंथैल्पी में परिवर्तन करते हो बच्चों, जब एंथैल्पी में परिवर्तन करते हो तो पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित होती है। कैसे, समझो। जैसे ये पानी है तुम्हारा, देखो बच्चों ये पानी, आप समझना बच्चों, ये पानी है। अब पानी को तुम गर्म करना चालू करो, गर्म कर रहे हो, जैसे ही गर्म करते जाओगे तो एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प। अर्थात तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच गया एंथैल्पी परिवर्तन से। अगर इसी को तुम ठंडा करते जाओ तो एंथैल्पी घट रही, और फिर क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, एक दूसरा टर्म है तुम्हारा ये एंट्रोपी, डेल्टा एस। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होता है बच्चों, अव्यवस्था या अनियमितता। बच्चों इसका मतलब समझना, अव्यवस्था या अनियमितता का मतलब क्या है। अगर किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उनको बिल्कुल लाइन से बिठा दिया जाए अच्छे तरीके से, तो हो सकता है वे छोटे से कमरे में 50 बच्चे आ जाएंगे कि नहीं। और अगर 50 बच्चे हैं और एक बच्चा यहाँ बैठा, एक वहाँ, तो हो सकता है 10 बच्चे में पूरा कमरा भर जाए। होता है कि नहीं ऐसा। तो जब अनियमितता बढ़ती है, मतलब कोई इधर कोई उधर, तो ये तुम्हारा डेल्टा एस बढ़ता है। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। किसी चीज़ की जब अनियमितता बढ़ती है तो उसका क्या बोलता है बच्चों,
डेल्टा एस बढ़ता है, क्या बढ़ता है? एंट्रोपी बढ़ती है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक ठोस है, देखो इधर ध्यान से समझना, ये हमारे पास ये बर्फ़ है, ये क्या है? बर्फ़, ये बर्फ़ है। इस दूसरे पात्र में हमने लिया है द्रव, दूसरे पात्र में हमने क्या लिया है? द्रव अर्थात पानी लिया है, ये पानी है। और तीसरे पात्र में हमने क्या लिया है? ये बड़ा सा ये गैस है, क्या है? गैस। अगर हम बात करेंगे, ये तुम्हारा बर्फ़ है, ये तुम्हारा गैस द्रव है, पानी है, ये तुम्हारा गैस है अर्थात वाष्प है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे, जो ठोस होते हैं, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे सटे सटे, बिल्कुल पास पास होते हैं ऐसे। जबकि जो तुम्हारा द्रव यानी पानी होता है, उसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। जबकि गैस के कण होते हैं तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, एक यहाँ, तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो अनियमितता किस में ज़्यादा है? गैस में कि इसमें कि इसमें? गैस में अनियमितता बहुत ज़्यादा है। देखो 3 लोग हैं और पूरी जगह घेर दिया है, और यहाँ देखो इतनी जगह में कितने सारे आ गए। तो गैसों का जो एंट्रोपी होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है? गैसों का एंट्रोपी सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि भैया इसकी अनियमितता ज़्यादा है। ये ज़्यादा तितर बितर घूमता है, जो ज़्यादा तितर बितर घूमता है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। ठोसों की एंट्रोपी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये नियमित है, ये फिक्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की, इज ग्रेटर। फिर उससे कम किसकी है? द्रव की। फिर उससे कम किसकी है? ठोस की। एंट्रोपी यानी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की बात करेंगे तो सबसे कम होती है ठोस की, उससे ज़्यादा होती है द्रव की, और उससे ज़्यादा होती है गैस की। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ें समझ में आ गया। सबसे पहले हम डेल्टा एस समझ चुके हैं। डेल्टा एच का मतलब क्या है? ताप में परिवर्तन, वही तो है। डेल्टा यस करेंगे बात, डेल्टा यस क्या है बच्चों? तो एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या होता है? उसकी अनियमितता होती है, अव्यवस्था। किसी चीज़ की अव्यवस्था जितनी ज़्यादा है उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। कक्षा में विद्यार्थी इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बस्ता फेंक रहे हैं और इधर उधर टहल रहे हैं, तो उनकी एंट्रोपी जो है ज़्यादा होगी। अब वो शांतपूर्वक बैठे हैं एक जगह पे तो एंट्रोपी कम होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हम बात करेंगे डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला टी जो निकल के आया, ये होता है ताप। क्या है बच्चों? ताप। और डेल्टा जी जो है ये गिब्स ऊर्जा है। क्या है बच्चों? गिब्स ऊर्जा। ये गिब्स ऊर्जा क्या करती है? तो कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी चीज़ है तो उसमें डेल्टा एच भी होता है, डेल्टा एस भी होता है, और टेम्परेचर आप तुम बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो वो है, ठीक है, कितना टेम्परेचर हो गया है। तो इन तीनों में संबंध जो बताता है उसी को हम डेल्टा जी कहते हैं। और ये समीकरण जो है इसी को हम कहते हैं गिब्स ऊर्जा समीकरण। क्या कहते हैं इसको? गिब्स ऊर्जा समीकरण। बिल्कुल इसको याद कर लोगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इतना होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब हम जान चुके हैं डेल्टा एस क्या है। तो भैया ये हमें मालूम है, अनियमितता होती है किसी चीज़ की, है ना, अव्यवस्था होती है। डेल्टा एच क्या है? टोटल एनर्जी, कुल एनर्जी है, ठीक है, यानी आप जान रहे हो ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, यानी टोटल एनर्जी है। टी क्या है? तापमान होता है। और डेल्टा जी क्या है? इसमें संबंध बता रहा है, समीकरण है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, जब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब ये तुम्हारा डेल्टा जी जो देख रहे हो, डेल्टा जी अगर ये माइनस आ जाए, कैसा आ जाए? निगेटिव आ जाए, या डेल्टा जी जब पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे समझना ध्यान से, डेल्टा जी जब माइनस आ जाएगा तो प्रक्रम अपने आप होगा। मतलब ये समझो, अगर किसी प्रक्रम की गिब्स ऊर्जा माइनस में आ रही है, अगर किसी प्रक्रम की गिब्स ऊर्जा माइनस में आ रही है तो वो प्रक्रम अपने आप होगा, खुदय होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम ये मान लें हमारी गिब्स ऊर्जा माइनस में है और हमको भूख लगी है तो तुम स्वतः अपने आप दौड़ करके जाओगे खाना खाने के लिए। ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर कोई काम रिएक्शन में दो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन कराना है, तो अगर उनका डेल्टा जी का मान माइनस में आ रहा है, डेल्टा जी का अगर मान माइनस में आ रहा है तो वो खुद ही अपने आप रिएक्शन करने लगेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर डेल्टा जी का मान प्लस में आ गया तो भैया वो अपने आप रिएक्शन, तुम भले उनको पास में रख दो लेकिन वो अपने आप रिएक्शन नहीं करेंगे और उनको तुम्हें ज़बरदस्ती रिएक्शन कराना पड़ेगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो अगर डेल्टा जी का मान माइनस में आ रहा है तो प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः मतलब खुद ही अपने आप काम करेगा। अगर डेल्टा जी का मान प्लस में आ रहा है तो प्रक्रम कैसा होगा? अस्वतः। कैसा होगा? अस्वतः, मतलब उसको हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। इतनी बात समझ पाए यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे, वो क्या है बच्चों, हम ये समझेंगे कि जब भी अभी हमने क्या कराया है बच्चों, सबसे पहले अयस्क जो था उसको हम क्या कर चुके थे,
सांद्रित कर चुके थे। उसके बाद 2 क्रिया हमने कराई थी, 3 कराई सॉरी, 2 में पहले जानते हैं। एक कराया था भर्जन, एक कराया था निस्तापन। पहले निस्तापन कराया था और फिर भर्जन कराया था। अच्छा एक चीज़ और समझो, निस्तापन और भर्जन में दोनों में हम क्या करा रहे थे? अयस्कों को गर्म कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। और जब उनको गर्म कर रहे थे तो जो अयस्क होता है, सुनते रहो वरना ये पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ, क्या बताया, जब अयस्क होता है तो जब उसको गर्म कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है ना, वो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है कि नहीं, बता सकते नहीं? तो दोनों में धातु ऑक्साइड बनता है, लेकिन धातु ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन निकालना होता है। और निकालने के लिए हम किसको लाते हैं? निकालने के लिए हम किसको लाते हैं? ऑक्सीजन को निकालने के लिए अपचायक को लाते हैं। किसको लाते हैं? और अपचायक जो था वही कोक था। किस में? प्रगलन में था कोक, वही कि नहीं? समझना ध्यान से, अपचायक जो था वो कौन था? कोक। यहाँ तक समझ पाए? अब देखो यहाँ पे कहानी समझते हैं। ये जब तुमने इतना प्रक्रम किया है, पहले निस्तापन किया है तो फिर भर्जन किया है, तो निस्तापन जब किया है तो भैया पहले जो अयस्क होगा पहले, तो उसकी ऊर्जा कुछ रही होगी कि नहीं? फिक्स बात है। अब फिर जब तुमने उसका निस्तापन कर दिया तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? गर्म किया भाई, ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? तो भैया हो सकता है उसका गिब्स ऊर्जा का मान कुछ निकल के आया हो। किसका? जो तुमने निस्तापित करके अयस्क बनाया, उसका गिब्स ऊर्जा का मान कुछ निकल के आया, वो हो सकता है प्लस में आया हो, माइनस में आया हो। यहाँ तक समझ पाए? अब एक चीज़ और देखो, हमें करना क्या था? हमें ये करना था कि जो आप निस्तापन और भर्जन में जो ऑक्साइड वाला धातु ऑक्साइड आप प्राप्त किए हो, उससे ऑक्सीजन को निकालना है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम एक अपचायक को लाते हैं। अब कौन सा अपचायक लाओगे? वहाँ पर तो हमने जब आयरन बताया था तो आयरन फेरस ऑक्साइड था कि नहीं? अब फेरस ऑक्साइड से हम फेरस ऑक्साइड आपको बताया था या Fe2O3, इससे ऑक्सीजन निकालने के लिए हम कोक मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे? कोक मिलाया था और ऑक्सीजन को निकाल दिया था। बढ़िया, एक संकल्प समझाए थे इसकी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कोक ही आ जाए, ठीक है? हमने क्या बताया कि अगर तुम यहाँ पे लोहा निकालना तो कोक आ गया। इसके अलावा अगर हम कॉपर ले आए तो कॉपर में कोई और आ सकता है अपचायक। एल्युमिनियम हो गया तो कोई और अपचायक आएगा। तो कौन सा अपचायक आएगा भैया? हमें बस यही ढूंढना है। और कौन सा अपचायक आएगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? इस बात का निर्धारण करेगा हमारा एलिंगम आरेख। कौन करेगा बच्चों? एलिंगम आरेख। समझ पा रहे हो? इसीलिए हमें एलिंगम आरेख पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं धातु कर्मिक ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, उसके पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं और पेपर में आएगा तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। थोड़ा सा ये कठिन है, समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन तथा डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन तथा डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा हो तो गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक, ये बिल्कुल सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जब डेल्टा जी धनात्मक होता है तो प्रक्रम अस्वतः होता है। जब डेल्टा जी तुम्हारा होता है ये धनात्मक होता है, कैसा होता है बच्चों? डेल्टा जी ये पॉजिटिव आ जाए, ये कैसा आ जाए? इसका मान अगर पॉजिटिव आ जाए तो प्रक्रम अस्वतः होता है, यानी प्रक्रम तुम्हें खुद ही कराना पड़ेगा, रिएक्शन तुम्हें खुद करानी पड़ेगी। जब डेल्टा जी माइनस होता है, जब डेल्टा जी का मान निगेटिव में आ जाए तो प्रक्रम कैसा करना पड़ेगा? अपने आप होगा, प्रक्रम कराने की जरूरत नहीं। आगे डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होने पर अभिक्रिया संभव होती है, यानी अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तभी अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी और तुम्हें कराना पड़ेगी अगर चाहते हो तो, नहीं तो वो नहीं होगी। तुम भले ही दोनों को पास रख दो, अभिक्रिया नहीं होगी। आगे धातु ऑक्साइड के, या समझना लेना, धातु ऑक्साइड के द्वारा धातु अलग करने के लिए, धातु ऑक्साइड के द्वारा धातु अलग करने, ये धातु ऑक्साइड से धातु अलग करने के लिए उसका अपचयन करना होता। भाई अपचयन करेंगे तभी तो अलग होगा। अपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का निकालना। अपचयन का मतलब बताया था कि नहीं? ऑक्सीजन का निकालना, यानी धातु ऑक्साइड से अगर धातु अलग करना है तो उसका अपचयन करना होता है। अपचयन करेगा कौन? अपचायक। अपचयन कौन करता है? अपचायक, ये लिखा हुआ है। और ये अपचयन उचित अपचायक के द्वारा किया जाता है। आगे लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया के लिए उचित अपचायक का चुनाव, समझना यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किसी अभिक्रिया के लिए उचित अपचायक का चुनाव जिस आरेख के द्वारा करते हैं उसी आरेख को हम एलिंगम आरेख कहते हैं। ठीक, किसी अभिक्रिया में अगर उचित अपचायक तुम्हें चुनना है कि कौन सा अपचायक लगा दें कि उस अभिक्रिया में से आपका धातु अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो कौन सा अपचायक चुनोगे, इसके लिए हमें एलिंगम आरेख को देखना होगा। आगे ये भी एलिंगम आरेख की परिभाषा है, ये भी
क्या लिखा हुआ है, विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स ऊर्जा। देखो विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स ऊर्जा, देखो इधर यहाँ पे समझना, गिब्स ऊर्जा जब हम निस्तापन और भर्जन कर रहे थे ना, निस्तापन और भर्जन कर रहे थे, तब क्या बन रहा था, तब धातु ऑक्साइड बन रहा था, और उसी समय गिब्स ऊर्जा या तो प्लस में आई होगी या तो माइनस में आई होगी। ठीक, यही बता रहा है। किसी विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स ऊर्जा तथा ताप, गिब्स ऊर्जा तथा ताप के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, उसी आरेख को हम क्या कहते हैं, एलिंगम आरेख कहते हैं। इतनी बात आप समझ पाए। एलिंगम आरेख क्या है, तो दो परिभाषा इसकी हो सकती है। क्या बताओगे, किसी तत्व किसी तत्व की अभिक्रिया में जो उचित अपचायक आपको चुनना है, तो किसके द्वारा चुनोगे, तो उसको किसके द्वारा देखते हैं, जिस आरेख के द्वारा देखते हैं वो हमें क्या कहलाता है, एलिंगम आरेख। इसके अलावा विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की, विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स ऊर्जा तथा ताप, गिब्स ऊर्जा तथा ताप के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, उसी को हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ उसी को हम एलिंगम आरेख कहते हैं। तो अब हम बच्चे पढ़ेंगे एलिंगम आरेख। इसकी परिभाषा आप बिल्कुल ये दोनों रट लो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। एलिंगम आरेख जल्दी से देख लेते हैं और उसको समझते हैं कि हम कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम समझेंगे एलिंगम आरेख। तो एलिंगम आरेख क्या होता है, पहले हमने ये आपको बता दिया है। क्या होता है कि एलिंगम आरेख की सहायता से किसी भी भर्जित अयस्क, कोई भी जो भर्जित अयस्क है, उसमें से भर्जित अयस्क में हम जानते हैं क्या होता है भैया, ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड होता है कि नहीं भाई। उसमें क्या है, जैसे लोहा है तो लोहे के साथ ऑक्सीजन चिपका होगा, है ना। अगर कॉपर है तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन चिपका होगा। तो हमें ऑक्सीजन को निकालना होता है, और निकालेगा कौन भैया, अपचायक। कौन निकालेगा, अपचायक। और कौन सा अपचायक हम लगा दें, यही बात एलिंगम आरेख बताता है। बात अभी मैं आपको बताई कि नहीं। एक बात और एलिंगम आरेख की परिभाषा है कि किसी भी तत्व के लिए उसकी गिब्स ऊर्जा, किसी भी तत्व के लिए उसकी गिब्स ऊर्जा तथा उसके कुल तापमान के बीच जो ग्राफ बनते हैं, उन्हीं ग्राफों को हम एलिंगम आरेख कहते हैं। ये दो डेफिनेशन हमने आपको लिखाई हैं एलिंगम आरेख के बारे में। अगर पेपर में एलिंगम आरेख क्या होता है, ये केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप यही लिखोगे। क्या बताओगे, किसी भी तत्व के लिए उसकी गिब्स ऊर्जा तथा उसकी तापमान के बीच जो ग्राफ बनता है, उसे हम एलिंगम आरेख कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया है, और जब मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क जो है, सांद्रित अयस्क, उसको हम फिर भर्जन करेंगे। मैग्नीशियम का जब भर्जन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। भैया ये सब देख रहे हो, जितनी ये आप ग्राफ देख रहे हो, ये सबसे पहले जो आपका बनता है ये मैग्नीशियम। इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले एक ये चीज़ समझो कि जो ये यक्ष अक्ष आप देख रहे हो, यक्ष अक्ष पे तापमान दिया गया है। तापमान का मतलब समझ रहे हो, तापमान का मतलब जो भट्ठी में तुम करा रहे हो भर्जन या निस्तापन, उसका तापमान है। तो देखो यहाँ से तापमान बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1200 बहुत ज़्यादा हो गया, 1600 और ज़्यादा, और 2000 तो बहुत ही ज़्यादा। आदमी डाल दोगे पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक, इधर देखो, जब तुम ये क्रिया करा रहे हो, जो आपका अयस्क है उसका भर्जन या निस्तापन जब क्रिया करा रहे हो, तो हमने अभी आपको बताया कि उसके गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और गिब्स ऊर्जा जो होगी या तो ऋणात्मक आएगी या तो धनात्मक आएगी। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है वो सब ऋणात्मक लिए हैं, 0 से ऋणात्मक। देखो इधर 0 से, तो वाई अक्ष में हमने गिब्स ऊर्जा ली है, एक्स अक्ष में हमने ताप लिया है। गिब्स ऊर्जा सब ऋणात्मक में है। तो देखो इधर कैसे नीचे चलेंगे, ये -1200 बिल्कुल याद रखना आपको, -1200, फिर 1100 माइनस का, फिर 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, ऐसे बढ़ते चले जाओ, 0 तक चले जाओगे। ठीक, तो ये तापमान यहाँ पे देख रहे हो ना, गिब्स ऊर्जा का माइनस में 1200 है और यहाँ पे 0 है। 0 तापमान जब होगा तो ये ठंडा है। अरे सॉरी, क्या बोल रहे हैं, 0 गिब्स ऊर्जा यहाँ पे होगी और यहाँ पे माइनस में गिब्स ऊर्जा इधर देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये उच्चतम मान है, ये निम्नतम मान है। अगर देखा जाए तो भाई माइनस में चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है कि नहीं। तो ये गिब्स ऊर्जा हो गया, ये तापमान हो गया। अब देखें एक एक समझते हैं। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का ग्राफ लिया है। किसका लिया है, मैग्नीशियम का सबसे पहले लिया है। और जब इसको किसी भट्टी में गर्म किया था, तो देखो इसको हमने गर्म करना शुरू किया और ये चाहता क्या, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेढ़ा हो जाएगा। पहले बिल्कुल सीधा जा रहा था। देखो इधर मैग्नीशियम को के अयस्क को हम भर्जित कर रहे हैं, किसी भट्टी में कर रहे होंगे कि नहीं। तो तापमान बढ़ा रहे हैं, देखो -400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया, -400, और गर्म किया -800,
और गर्म किया। यहाँ पे अगर जैसे ही आओगे तो देखो कितना यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर आओगे कितना हो गया 1000। अब भैया यहाँ पे हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया। और इतने गर्म तापमान में जब तुम मैग्नीशियम को गर्म करोगे तो भैया मैग्नीशियम ठोस रहेगा क्या? इतना जब गर्म कर दोगे -1200 डिग्री सेंटीग्रेड तुम तापमान पे गर्म कर दोगे तो मैग्नीशियम क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा। पिघल जाएगा कि नहीं? तो भैया ये जो टेढ़ी रेखा दिख रही है, जिस पॉइंट पे कोई टेढ़ी रेखा दिख जाए तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे पहले मैग्नीशियम यहाँ से यहाँ तक ठोस रहा है, अब इसके बाद ये पिघल चुका है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो चुका है। तो भैया अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक जब ठोस था तो डेल्टा यस का मान यहाँ पे जो होगा, और डेल्टा यस का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा? बताओ भाई, कहाँ पे ज़्यादा होगा? ऊपर वाले में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो ठोस था, और जब ठोस रहता तो अव्यवस्था कम रहती है, और भैया जब जैसे ही द्रव बना तो अव्यवस्था बढ़ जाती है। तो डेल्टा यस का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा। कहाँ पे? ऊपर वाले में ज़्यादा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ तक समझना। फिर आगे सबसे पहले मैग्नीशियम ले लिया है बच्चों, फिर अगला लिया है एल्यूमिनियम। कौन सा लिया है? एल्यूमिनियम का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, मतलब यहाँ तक 2000 मतलब 1600 डिग्री तक अगर बात करेंगे 2000 तक तो ये पिघलता नहीं है, उसके बाद पिघलता होगा। ठीक है, जो भी अपना, तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, देखो इधर मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बना रहा है, फिर एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना रहा है, फिर देखो आएगा जिंक। तो पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। जिंक देखो कहाँ से, इसकी गिब्स ऊर्जा कितनी है? -1600। कितनी है? अरे 600, -600। और जिंक देखो यहाँ तक जा रहे हैं भैया, सीधे जा रहे हैं, और यहाँ पे आके ये टेढ़े हो गए, यहाँ पे टेढ़े हो गए, तो यानी लगभग देख लो टेम्परेचर लगभग 800-900 के बीच में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये भैया पिघल गए, और फिर जब पिघल गए तो ग्राफ टेढ़ा हो गया इसका। क्लियर? फिर आगे बात करेंगे, तो पहले आप याद रखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है अपना, फिर एल्यूमिनियम बनाता है, फिर जिंक बनाता है, और याद रखना ये -1100 पे बनाता है, ये 1000 और 1100 के बीच, ये 600 पे बनाता है। ठीक, याद हो गया कि नहीं? 3 याद हो गए, पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। अब और 3 को याद कर लो, ऊपर वाले 3 को। फिर कौन आएगा देखो, फिर ये CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है भैया। ठीक है, CO, तो इसका नहीं, सॉरी भाई, ये कोबाल्ट है आपका, सॉरी भाई, सॉरी नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, कौन है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। ठीक है, बनाएगा। अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा ही जा रहा है। फिर कौन आएगा? लोहा। अब यहाँ पे हमारे आगे लोहा कौन नंबर पे आए हैं? ये तो 3 पहले थे, चौथा 5वें नंबर पे लोहा आया हमारा, और इसका भी ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब ये आगे जा करके पिघलेगा, अभी यहीं कहीं नहीं पिघल रहा। ठीक, आगे फिर देखो सबसे ऊपर कॉपर भाई साहब है ना, तो 3-3 करके याद करोगे। पहला मैग्नीशियम, दूसरा जिंक, तीसरा सॉरी पहला मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा जिंक। 3 याद हो गए। फिर आएंगे कॉपर, ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर क्या का बनेगा? लोहे का, फिर क्या का बनेगा? कॉपर का। तो 3 ऐसे याद कर लोगे बिल्कुल। ये इसमें टेढ़ा कौन होगा? तो याद रखना पहला मैग्नीशियम वाला और जिंक वाले टेढ़े होंगे, बस 2 मैग्नीशियम और जिंक वाले टेढ़े होंगे, बाकी सब सीधे बनेंगे। अब 2 और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो भैया ये सीधा जा रहा है, बिल्कुल ये सीधा जा रहा है, तो देखो ये कार्बन और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक, और एक बात करें तो ये भाई साहब टेढ़े आ रहे हैं, ये टेढ़े जो आ रहे हैं ये कौन है? कार्बन है। ये कौन है? कार्बन है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? और कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक चीज़ है, यही सबको अपचयित करती है। कैसे करती है अभी आपको बताएंगे। यहाँ तक आप समझ पाए, ग्राफ याद हो गया होगा बिल्कुल। 3-3 करके याद करना, 3 इधर याद करना, फिर 3 उधर याद करना, फिर एक ये वाला, एक सीधा वाला। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। ग्राफ तैयार हो गया आपका। अब इसकी कहानी समझते हैं। ठीक है, क्लियर? अब सबसे पहले आपको देखना क्या है, जितने भी धातुओं के हमने ग्राफ बनाए हैं, एक तो मैग्नीशियम का बनाया, फिर एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, फिर लोहे का, फिर कॉपर का। ये जो धातुओं के ग्राफ हमने बनाए हैं, ये अधिकांश ग्राफ कैसे होते हैं? धनात्मक प्रवणता वाले होते हैं। धनात्मक प्रवणता का मतलब जानते हो बच्चों? धनात्मक प्रवणता का मतलब क्या होता है? ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप ही समझ लो। हाँ, अधिकांश ग्राफ धनात्मक प्रवणता वाले होते हैं, मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर। देखो ये भी ऊपर की ओर जा रहा है भैया, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, सब ऊपर की ओर तो जा रहे हैं, बस ये भाई साहब नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक,
तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि एलिंगम आरेख में जो अधिकतम ग्राफ होते हैं वो सब कैसे होते हैं, धनात्मक प्रवणता वाले होते हैं, यानी सब ऊपर की ओर जाते हैं। दूसरा, अधिकतम आरेख सरल रेखा में होते हैं, बिल्कुल सही बात। अधिकतम आरेख जो है बिल्कुल सीधी रेखा में, देखो ये भी सीधी रेखा में, ये भी सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में सब है, ठीक है। परंतु अवस्था परिवर्तन पर रेखा मुड़ जाती है। जहाँ पे रेखा मुड़ रही, देखो यहाँ पे मुड़ रही कि नहीं, जहाँ पे रेखा मुड़ रही है तो तुम समझ जाओगे कि वहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो चुकी है, मतलब ठोस जो था वो बदल चुका है द्रव में। समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे फिर क्या कर रहा है, ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जब ग्राफ डेल्टा जी बराबर 0 को पार कर जाता है। यहाँ पे समझना ध्यान से, जैसे ही तुम ताप बढ़ाते जाओ, मान लो ये तुम ये 1100 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ताप बढ़ाते जाओ, तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि डेल्टा जी का मान तुम्हारा 0 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं। अगर डेल्टा जी का मान 0 हो गया और तुम ताप बढ़ाते चले गए तो अब डेल्टा जी का मान और बढ़ेगा, यानी डेल्टा जी का मान प्लस में आएगा कि नहीं, प्लस में। और अगर डेल्टा जी का मान प्लस में आ गया बच्चों, तो अब जो तुम क्रिया कर रहे हो, मान लो तुम मैग्नीशियम एल्युमिनियम वाली बता देते हैं, मान लो तुम एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहे हो, तो अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड उस भट्ठी में नहीं बनेगा। बात समझना मेरी। जैसे तुम निस्तापन की प्रक्रिया कर रहे थे, तो निस्तापन में भी धातु का ऑक्साइड बन रहा था, अब भर्जन में भी धातु का ऑक्साइड बन रहा है। मान लिया हम एल्युमिनियम का क्या कर रहे हैं, निस्तापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निस्तापन। और निस्तापन में क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा कि नहीं। तो भैया जब तक इसको तुम गर्म करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका ग्राफ पार कर जाएगा 0 को, डेल्टा जी के मान को 0 को अगर ये पार कर गया तो फिर उसके बाद ये एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। भैया बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बात ये है कि अगर तुम्हारा ये सीधा ग्राफ जो है जी के मान 0 को पार कर गया तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ही नहीं बनाएगा, और जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो तुम एल्युमिनियम कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो याद रखना है आपको कि आपको इतना तापमान बढ़ाना है कि डेल्टा जी का मान 0 को पार ना कर पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं। पार कर गया तो भैया ये देखो माइनस वाला मान जब तक रहेगा तब तक स्वतः प्रक्रम होता रहेगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता रहेगा। और अगर माइनस को ये क्रॉस करके प्लस में पहुंच गया डेल्टा जी का मान, तो फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं बनेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड ना बना, यानी धातु ऑक्साइड अगर ना बना, तो तुम धातु कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ये बात आपको समझ में रखना है, ठीक। यही बता रहा है। ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जब डेल्टा जी को पार कर जाता है और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा जी कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और धातु ऑक्साइड स्वतः नहीं बनता। और धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा तो दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी, ठीक। तो इतना तापमान हमें नहीं बढ़ाना है कि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव में आ जाए, ठीक। आगे, एलिंगम आरेख में नीचे वाली धातु, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इससे क्वेश्चन एक नंबर में भी आते हैं। एलिंगम आरेख में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को ऑक्साइड, क्या बता रहा है, ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर देती है। बात समझना, देखो इधर, ये नीचे वाली धातु यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम। ये ऊपर वाली धातु कौन है, एल्युमिनियम। यहाँ पे समझना ध्यान से, ये भैया यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है Al2O3, और ये नीचे वाला क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। तो देखो आप ध्यान से, अगर कहीं पे तुम किसी भी भट्ठी में एल्युमिनियम ऑक्साइड बना चुके हो, बात समझ पा रहे हो, निस्तापन या भर्जन के द्वारा, तो अगर तुम्हें इसका ऑक्सीजन निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसमें मिला दो और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका अपचयन कर देगी। नहीं समझ पाए, क्या बताया, जो नीचे वाली धातु है, ये नीचे वाली धातु जो होगी ये अपचायक का कार्य करेगी। यानी बात ये समझना ध्यान से कि नीचे वाली जितनी धातु है, जैसे ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम क्या कर देगी, इसको अपचयित कर देगी। यानी एल्युमिनियम से अगर तुम्हें वो हटाना है तो तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला दो, यानी दोनों क्रिया एक साथ करा दो, तो एल्युमिनियम तुम्हारा शुद्ध निकल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम चाहो, ये देखो कॉपर है, तो कॉपर में ये सभी अपचायक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये जितने देख रहे हो, ठीक, क्योंकि सब नीचे है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज़ खास देखो, यहाँ पे देखो, इस जगह पे ए पॉइंट पे देखोगे क्या, पहले भैया मैग्नीशियम नीचे था और ए पॉइंट पे ये ऊपर हो गया और यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे हो गए। तो अगर बात करेंगे हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, यहाँ पे इस तापमान पे अगर बात करेंगे तो इस तापमान पे हमारा मैग्नीशियम ऊपर हो गया है,
यानी अगर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तुम कराना चाहते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपचयित कर देगी। समझ पा रहे हो? आपको बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कि भैया जितनी भी नीचे ग्राफ हैं वो नीचे ग्राफ जो हैं वो क्या करेंगे, ऊपर वाले को अपचयित कर देंगे। ठीक, तो यानी अगर हम बात करें, कह दो अगर कोई क्वेश्चन में याद गया कि FeO से अगर ऑक्सीजन निकालना है तो क्या एल्यूमिनियम अपचायक का कार्य कर सकता है? तो बिल्कुल कह दो हाँ कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्राफ में वो नीचे आता है, कर सकता है ना। ठीक, तो इसके लिए अपचायक कैसे ढूंढेंगे वो हम जान चुके हैं, है ना। एक बात और, ये जो ग्राफ आ रहा है ये वाला, ये सबसे नीचे की ओर है, ऋणात्मक ग्राफ दिख रहा है आपको। और जो ये ग्राफ ऋणात्मक है तो ये भाई साहब कार्बन जो है ये कैसा है, तो ये इनमें से किसी को भी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये कोई भी धातु है, इनमें से किसी को भी अपचयित कर सकती है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये चूंकि नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है तो ये इनमें से किसी को भी अपचयित कर सकता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इधर और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एलिंगम आरेख में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर सकती है। ठीक, आगे कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये बात बता रहा है कि नहीं? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे बना रहा है? यही तो बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बना रहा है ना। तो ये अपचायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखो ये क्यों किए जाते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एक चीज़ और समझना आप लोग, ये क्यों किए जाते हैं। अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आ रहा है, अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आ रहा तो ये रिएक्शन पहले समझो। जैसे लोहा है, ये लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं। अब जब ये क्रिया करके इससे ऑक्सीजन तुम्हें भगाना है तो ये बड़ी आसानी से अपने आप नहीं भागेगा। समझना क्यों नहीं भागेगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा जी का मान प्लस में होता है। काय में होता है? देखो लिखा हुआ प्लस में है, तो स्वतः प्रक्रम ये नहीं होगा, अस्वतः प्रक्रम ये होएगा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर इसी में क्या कर दिया जाए, देखो इसी में क्या कर दिया जाए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। देखो इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है। समझना है ध्यान से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है। तो यहाँ गिब्स ऊर्जा इसकी कितनी है? -100। कितनी है? -100। तो भैया जिसकी माइनस में होती है गिब्स ऊर्जा वो कैसा होता है? स्वतः प्रक्रम, वो खुदा होगा। यानी ये प्रक्रम जो है ये स्वतः अपने आप हो रहा, बहुत जल्दी हो रहा है ना, ये स्वतः हो रहा है। और ये हो नहीं रहा था भाई साहब। अब जब नहीं हो रहा था तो हम करेंगे क्या, इसको कार्बन को अगर हम इसके साथ मिला दें, इसके साथ मिला दें, जहाँ ये रिएक्शन हो रही थी, तो अब ये क्या होगा, जब मिला देंगे तो नीचे वाली अभिक्रिया होने लगेगी। देखो इधर नीचे वाली, अब नीचे वाली अभिक्रिया में कार्बन जैसे ही मिलाया तो FeO, देखो FeO है ना, इसमें कार्बन मिलाया तो कार्बन क्या करेगा, इसके O को अपने साथ चिपका लेगा और ये CO निकल गया और इसको अलग कर देगा। अब फिर भी तुम गिब्स ऊर्जा अगर देखोगे तो -60 बचेगी कि नहीं। देखो इधर +40 था, इधर कितनी थी? -100। तो गिब्स ऊर्जा कितनी बचेगी? -60। अर्थात अगर तुम किसी धातु ऑक्साइड में कार्बन को मिला देते हो, अर्थात कोक को मिला देते हो, तो कोक क्या करता है, उस धातु से ऑक्सीजन इसीलिए गायब कर देता है क्योंकि उसकी गिब्स ऊर्जा माइनस में बनी, क्योंकि इसकी गिब्स ऊर्जा पहले इतनी ज़्यादा माइनस में होती है, इसकी कार्बन की। समझ पा रहे हो कि नहीं? और गिब्स ऊर्जा अगर माइनस में है तो वो प्रक्रम स्वतः होता है। तो भैया जब इसके साथ जैसे ही मिल गया तब भी ये -60 गिब्स ऊर्जा आ रही ना। इसीलिए जो ये कार्बन है, ये कोक जो होती है, किसी भी धातु में अपचायक का कार्य कर सकती है। समझ पाए? वही बात नीचे लिखी है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ की प्रवणता ऋणात्मक होती है, इसकी प्रवणता ऋणात्मक होती है तथा ये सभी धातु के नीचे होता है। ये लगभग वो सभी धातु के नीचे ही है, तो है कि नहीं। बस इसका उपयोग किसी भी ऑक्साइड के अपचयन के लिए किया जाता है। तो भैया पेपर में आएगा तो इतनी बातें आपको लिख देना है। और ये वाली बात भी अगर दे देगा ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछ सकता है कि बताइए Fe जो है, Fe को निम्न में से कौन अपचयित कर सकता है। तो इनमें से जो नीचे वाले ग्राफ में जो होगा, मैग्नीशियम भी कर सकता है, एल्यूमिनियम भी कर सकता है, जिंक भी कर सकता है। इनके अलावा कोई और धातु देगा तो नहीं कर पाएगा। और अगर कार्बन दे दिए तो ये पक्का सबको कर देगा, चाहे जो आ जाए। ठीक, तो बस एलिंगम आरेख आपका खत्म हो गया। ये पॉइंट आएंगे तो एग्जाम में आपको लिख के आना। ठीक है, नोट कर लो।